पंजाब में सियासी हलचल तेज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक होंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। एलामिया में कहा गया कि कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 19 अप्रैल और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द कर दिया। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है। कल उम्मीद है एक और करारदाद ऐवान में पेश होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद लाने का ऐलान। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से सरबराहान से खिताब में कहा, मुल्क में इस तरह का खिलवाड़ पहले देखने में नहीं आया। आईन और कानून के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है। हमने इतना भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। हम नहीं मानते कि मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा है। इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं, सियासत कर रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने खैरपुर में जजिस पर सियासत करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, अगर सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े, हम आपका सियासत में मुकाबला करेंगे। तख्ते लाहौर में बैठकर इन गैर जमहूरी कुव्वतों को जवाब देंगे। कायदे अवाम को फांसी पर चढ़ाया गया, उन्हें शर्म नहीं आई। नाना और वालिदा को इंसाफ ना दिला सका, मगर अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हूँ। इलेक्शन वक्त पर होंगे। अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, इसे मानना कैसा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती है, साफ और शफाफ फैसले होंगे तो तौहीन नहीं होगी। जो मकबूल लोग होते हैं उन्हें 3-4 जजिस की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बुज़दिल जब अदालती हुक्मनामे पर नहीं निकलते तो काला डिब्बा मुंह पर खींच कर निकलते हैं। अगर जुर्म नहीं किया तो तलाशी क्यों नहीं देते। अवाम को अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद इंतखाब न कराने के खतरे से आगाह करूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, अदालत उज़्मा आइन के साथ खड़ी है, हमें दस्तूर को बालादस्त रखने वाली अदलिया की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना होगा। हुक्मरान माफिया को शिकस्त का खौफ है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो इलेक्शन नहीं कराएगा। इमरान खान का कारकुनों को सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहने की हिदायत। एक शख्स की हरदर्मी किसी सूरत कबूल नहीं। मुतनाज़ इंतखाबात खुदा न ख्वास्ता मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की जानिब धकेलेंगे। इलेक्शन हुआ तो तबाही होगी, हम इस तबाही की राह में रुकावट है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क में मुतनाज़ तरीके से इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं हैं, हमेशा अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए। मुल्क में गैस के ज़खायर कम हो गए हैं, 24 घंटे गैस फराहम नहीं कर सकते। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने महंगाई के सताए अवाम पर मजीद खतरे की घंटी बजा दी। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, अगले साल भी गैस की किल्लत का सामना होगा। अमीर और गरीब का गैस का बिल अलग कर दिया है। साहिब सरोबत लोगों को गैस का बिल ज्यादा देना पड़ेगा। रूस के साथ मामला बेहतर अंदाज में चल रहे हैं और रवा माह रूस से खाम तेल की दरामद का आगाज हो जाएगा। चेयरमैन
PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का मशावरती इजलास खत्म। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, PDM आइन से बगावत की बात कर रही है। इमरान खान के खौफ से ये इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आइन भी तोड़ डालेंगे। PDM के पास कोई बयानिया नहीं, अदलिया मुखालिफ बयानिया बुरे तरीके से पड़ चुका है। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वाले वज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भेजने का ऐलान। फवाद चौधरी की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कबीना का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का एलामिया आइन से बगावत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। वज़रा कबीना के फैसले से अलग हो जाए वरना बाद में रेफरेंस भेजेंगे। फवाद चौधरी ने वज़रा को 12 घंटे दे दिए। अदालत ने मुश्किल वक्त में बेहतर फैसला दिया और नजरिया जरूरत नहीं बनी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने नहीं कहा हम बाइकआउट करना चाहते हैं। 85 रुकनी कबीना का जुमा वज़ार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकता। शहबाज हुकूमत नाअहली या अनारकी में से एक के लिए तैयार हो जाए। ये 100 प्रयास दिखाएंगे, अदलिया का फैसला भी मानेंगे। नब्बे दिन बाद निगरान हुकूमतें गैर कानूनी हो जाएंगी, फिर लोग इन्हें घरों से निकालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और आईनी माहिर बैरिस्टर एहतजाज अहसन कहते हैं, हुकूमत के पास इस फैसले पर अमल दरामद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में अफसोस हुआ। अवाम पर महंगाई के पहाड़ गिराने के बाद भी पाकिस्तानी हुकाम IMF को मुतमईन न कर सकी। IMF शरह सूद में महंगाई के हिसाब से मजीद इजाफे के मुतालबे पर कायम। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे में मुश्किलात। पाकिस्तान को $3 अरब फंडिंग की जरूरत। सऊदी अरब ने $2 अरब फंडिंग करने से जुबानी आगाह किया। जराये के मुताबिक इसाक डार 10 अप्रैल को अमेरिका जाने से पहले UAE की क़यादत से फिर राब्ता करेंगे। IMF से मुआहदे में ताखीर। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने अपनी नाकामी का सारा मलबा पिछली हुकूमत पर थोप दिया। कहा, पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदे के बाद इक़दामात पर अमल नहीं किया। पिछली हुकूमत ने हमारी मुल्क की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारे दोस्त ममालिक आगे आ रहे हैं। चीन और सऊदी अरब ने वादा किया है, ये मामला आगे बढ़ेंगे तो स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी। पाकिस्तान ने महंगाई में अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया के 8 ममालिक में सबसे महंगा मुल्क करार दे दिया। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना, पाकिस्तान में मौजूदा माली साल में महंगाई की औसत शरह 27.5% रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में श्रीलंका 24.4% के साथ महंगाई के एतबार से दूसरे, जबकि अफगानिस्तान 13.8% के साथ तीसरे नंबर पर है। मोदी सरकार की हट धर्मी भारतीय रियासत बिहार में इंतहा पसंद आपे से बाहर। 110 साल पुराने मदरसे और इससे मुंसलिक लाइब्रेरी को आग लगा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 1000 से ज्यादा जुनूनी हिंदुत्व के शरपसंदों ने मदरसा अजीजिया में धावा बोल दिया। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी, दर्जनों गाड़ियां नजर आतिश। इंतजामिया तमाशाई का किरदार अदा करती रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां। जराये के मुताबिक अब्दुर्रहमान रवा सीरीज में ग्रांट ब्रैडबर्न के असिस्टेंट होंगे। टीम का ट्रेनिंग कैंप अब्दुर्रहमान की निगरानी में होगा। कौमी टीम के बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां उमरदीन निभाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप 7 अप्रैल से शुरू होगा और जाके
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, मुतअद्दिद इलाके जलाबारी से फसलें मुतासिर, किसान परेशान। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरुनिसा इकबाल और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक करेगा और उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। एलामिया में कहा गया कि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द कर दिया। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है। कल उम्मीद है एक और करारदाद ऐवान में पेश होगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते इत्तेहादियों के साथ वकला की नशिस्त हुई। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। ने बड़े ऐसे तरीके से काबीना में भी और नेशनल असेंबली में भी बड़े जोरदार तरीके से हिकमत से सारी बातें की और इसी तरह कल भी परसों भी स्पीकर्स ने बड़ी जानदार गुफ्तगू की। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है और कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इसके बारे में मजीद गुफ्तगू लॉ मिनिस्टर आप सबके सामने पेश करेंगे, मगर मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा और इस हवाले से हमारी हर लॉयर्स के साथ नशिस्त होती है, डिस्कशंस होती हैं। आज भी मैंने सुबह मीटिंग की थी और आने वाले दिनों के हवाले से, जबकि 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द कर दिया, जिसने 4-3 के फैसले के बारे में कोई बात न की और जिसने जो जजेस रिक्यूज कर चुके थे उनके बारे में भी कोई बात न की और सियासी पार्टीज को बावजूद इस बात के कि एक से ज़्यादा मरतबा इस्तदा की गई कि उनको पार्टी बनाया जाए, उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। ये वो सारे हालात हैं और वाक़यात हैं जो आपके सामने आ चुके हैं, मगर कल इस 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक 10 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से फंड्स मुहैया करने हैं
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 11 تاریخ کو سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کرنی ہے فنڈز کی ادائیگی کے حوالے سے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. فیصلے میں لکھا ہے کہ پوری کی پوری رقم یا ان پارٹس. وہ ایک علیحدہ بحث ہے, وہ ہم اس کے اوپر لیگل جو ایکسپرٹس ہیں وہ بات اس میں کر رہے ہیں. دوسری بات جو اس 3 رکنی بینچ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ 17 اپریل تک جو پنجاب کو سیکیورٹی مہیا کرنی ہے پولیس کے حوالے سے الیکشنز کے دن, اور جو عملہ ہے ان کی سیکیورٹی جو بھی ہے, اور وفاق نے جو فوج اور رینجرز مہیا کرنی ہے, اس حوالے سے 17 اپریل تک حتمی رپورٹ وہ پیش کی جائے گی بذریعہ چیف الیکشن کمشنر. اور کے پی کے حوالے سے اس فیصلے میں 3 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ وہ متعلقہ اداروں میں رجوع کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. یہ ہے خلاصہ کل کے فیصلے کا. تو کل ہماری باقاعدہ میٹنگ ہوئی کابینہ کی اور اس میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی. اس کے بعد پھر اجلاس ہوا نیشنل اسمبلی کا, جس میں آغاز جناب لا منسٹر نے بڑی مدلل تقریر کی, خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی, مولانا اسد صاحب نے کی, شہری رحمان صاحبہ نے. آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ملک میں انصاف کا کوئی ادارہ ہے. خیرپور میں ایک تقریب سے خطاب میں بلاول نے کہا کہ ادارے میں چند افراد ضد پر اتر آئے ہیں. سیاست کر رہے ہیں, اگر سیاست کرنی ہے تو تیاری پکڑیں, ہم آپ کا سیاست میں مقابلہ کریں گے, ان کٹ پتلیوں کو جواب دیں گے, تخت لاہور میں بیٹھ کر ان غیر جمہوری قوتوں کو جواب دیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انہی عدالتوں کی وجہ سے قائد عوام کو پھانسی پر چڑھایا گیا, انہیں شرم نہیں آئی, خیال نہیں آیا. ہم نہیں مانتے کہ اس ملک میں کوئی انصاف کا ادارہ ہے. آج تک کسی جج نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس نہیں سنا. ججز جو مشرف کے ساتھ ملی بھگت کر کے 11 سال کی عمریت کی اجازت دیتے ہیں, جب بے نظیر شہید ہوئی تو ججز کو غیر رت نہیں آئی کہ انہیں انصاف دے. بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے تیار ہوں, نہ میں اپنے نانا اور نہ ہی والدہ کو انصاف دلا سکا. عمران خان اور سابق اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے کہ انہوں نے آئین پر ڈاکہ مارا. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ اقلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا, اس سے ماننا کیسا. صاف اور شفاف فیصلے ہوں گے تو توہین نہیں ہوگی. ہم بھی آئین کی طرح کہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں گے. راولپنڈی میں وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ الیکشن سے متعلق مقدمہ عمران خان اور پی ڈی ایم کا تھا. انہوں نے اس حوالے سے مزید کیا کہا, آئیے آپ کو سناتے ہیں. پاکستان بنانے والوں کے پاس آئی ہوں, پاکستان بچانے والوں کے پاس آئی ہوں, پاکستان کے آئین کے محافظوں کے پاس آئی ہوں, پاکستان کے قانون کے محافظوں کے پاس آئی ہوں, پاکستان کی سلامتی کے ضامن بہنوں اور بھائیوں کے پاس آئی ہوں. اور میں آج اس قدر خوش ہوں کہ جس جماعت کا اتنا متحرک, اتنا جذبہ رکھنے والا لائرز ونگ ہو, اس جماعت کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی. اور یقین مانو مجھے پتا نہیں تھا کہ کالے کوٹ والے میرے بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے اندر اتنی بڑی تعداد کالے کوٹ پہننے والی بہنوں کی بھی ہے, وہ کھڑی ہے ماشاءاللہ. اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس اعظم نذیر تارڑ, رانا ثناء اللہ, عطا تارڑ, محسن شاہ نواز رانجھا, طلال چودھری
انوشا رحمان جیسے وکلا بھی موجود ہیں, دانیال چودھری جیسے وکلا بھی موجود ہیں. اسماعیل نو بعد میں پاکستان کی, میرے بھائیوں آپ سب سے بہتر یہ باتیں کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں 40 سال پاکستان کے اندر آمریت رہی ہے. آمریت کیوں رہی ہے پاکستان میں؟ کسی منتخب وزیر اعظم نے کبھی مدت پوری نہیں کی. اس کی وجہ 4 ڈکٹیٹرز آئے پاکستان میں, 10 سال انہوں نے دھونس سے, دھاندلی سے, زور سے, طاقت سے پورے کیے. کبھی کسی عدالت نے جرت نہیں کی کہ کسی ڈکٹیٹر کے آگے کھڑی ہو. اور ستم ظریفی اس بات کی, ستم ظریفی یہ نہیں کہ منتخب وزرائے اعظم کو نکالتے رہے. ستم ظریفی اس بات کی کہ طاقت کے آگے بھی سر جھکایا, ڈکٹیٹرز کے آگے بھی سر جھکایا. منتخب وزرائے اعظم کو نکالتے رہے, دفتر سے باہر نکالتے رہے, سزائیں دیتے رہے, سیاسی مقدمات میں اٹھا کر باہر پھینکتے رہے, لیکن کبھی کسی عدالت نے اتنی ہمت نہیں دکھائی کہ کسی ڈکٹیٹر کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے. اور ستم ظریفی یہ نہیں کہ ڈکٹیٹرز کے آگے کھڑے نہیں ہوئے, ان کے آگے بند نہیں باندھا. ستم ظریفی یہ کہ ان کو ویلیڈیشن دی, ان کو کہا ڈٹ کے حکومت کرے, کبھی پی سی ہو, کبھی ایل ایف ہو. جب نکالا منتخب وزیر اعظم کو نکالا, جب دھمکایا منتخب وزیر اعظم کو دھمکایا. کل نواز شریف صاحب کی بات سنی تھی نا, انہوں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں میسج آیا جج کا کہ یہ میرا کام کر دو ورنہ اڈیالہ جیل آپ کا انتظار کر رہی ہے. وکلا سے میں کہتی ہوں, مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کیا کبھی کسی عدالت نے کسی ڈکٹیٹر کو نااہل کیا؟ جب کیا عوام کے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا. اور جب وہ پی سی او اور ایل ایف او کے نیچے حلف لے رہے ہوتے تھے, اس وقت منتخب وزرائے اعظم کو ہتھ کڑیاں لگا کر اس کے ہاتھ سیٹ سے. بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایک شخص کی ہٹ دھرمی کسی صورت قبول نہیں. متنازع انتخابات خدا نخواستہ ملک کو انارکی اور افراتفری کی جانب دھکیلیں گے. راولپنڈی میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ملک میں متنازع طریقے سے الیکشن کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم الیکشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم ہمیشہ عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئے. الیکشن لڑے اور ووٹ کی طاقت سے منتخب ہو کر آئے. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کی ججز نے بھی اتفاق نہیں. اس قسم کا الیکشن ملک کو انارکی اور افراتفری کی طرف دھکیلے گا. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے جانتے ہیں. ہونا چاہیے اور ساتھ وہ شیڈول بھی جاری کر رہے ہیں. اس پہ اوپر الیکشن کمیشن کو اتفاق نہیں ہے, اس کے اوپر دفاعی اداروں کو اتفاق نہیں ہے, اس کے اوپر انٹرنل سیکورٹی کے اداروں کو اتفاق نہیں ہے. اور اس کے باوجود کہ 4 جج جو ہیں وہ اس کے خلاف اور 3 جج جو ہیں وہ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں. اس قسم کا متنازع الیکشن, یہ ہماری رائے ہے, اس قسم کا متنازع الیکشن جو ہے ملک کو افراتفری اور انارکی کی طرف لے جائے گا. اس سے پہلے 2 الیکشن, 1971 کا الیکشن جس نے اس ملک کو 2 لفظ کیا, اور 1977 کا الیکشن جس نے اس ملک میں کلاشن کوف کا کلچر لے کے آیا, جو اس ملک کو وہ مجاہدین پہلے اور آج کے دہشت گرد وہ کلچر لے کے آیا. ان 2 الیکشنز نے جو کہ متنازع رہے رزلٹ کے حساب سے بھی اور اپنے منعقد ہونے کے حساب سے بھی, ایک نے ملک کو 2 لفظ کیا اور دوسرے نے
मुल्क को जो है वो ऐसी सिमत जो है वो डाल दिया कि आज तक जो है वो हम उस दहशतगर्दी से जो है वो निजात हासिल नहीं कर सके। ये तीसरा इलेक्शन अगर इसी तरह से मुतनाज़े अंदाज से मुरक्कद हो गया खुदा ना खास्ता, तो ये इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। हम उस तबाही के रास्ते में रुकावट है, हम उस तबाही को चाहते हैं कि उसको अवॉइड किया जाए। इसके अलावा कोई इलेक्शन से और वोट की ताकत से जो है वो पीछे नहीं हटने वाला। इसलिए हमारी ये राय है और इस राय को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत एंडोर्स करती है। इस राय को पाकिस्तान की बार तमाम मुंतखब नुमाइंदे वकला बरादरी के वो इंडोर्स करते हैं। सिर्फ एक आदमी जो है वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और उससे पहले एक और आदमी जो अपनी जिद की वजह से कभी लॉन्ग मार्च, कभी जो है वो इंसानों का समुंदर, कभी असेंबलियां तोड़ के वो अपनी जिद से जो है इलेक्शन लाना चाहता है। ये जिद और हट धर्मी जो है ये इस मुल्क को किसी तरह से जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मैं आज आपको और आपके वसासत से वकला बरादरी को ये पैगाम देना चाहूँगा, ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान को तबाही, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेगा। हमें इसमें आगे खड़े होना चाहिए और ये इलेक्शन ये इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन जरूर होंगे, लेकिन अपने वक्त पे होने चाहिए। और वजीर मुमलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक का कहना है कि मुल्क में गैस के ज़खायर कम हो गए हैं, जिसके बाद 24 घंटे गैस फराहम नहीं कर सकते। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था कि शहर कायद में सहरी और अफ्तारी के वक्त गैस फराहमी में कोताही सामने आई है। कराची में गैस सप्लाई का मसला हल करने आए हैं। गवर्नर सिंध लोगों को गैस के बिल जमा कराने से ना रोके। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि मुल्क में गैस के ज़खायर कम हो गए हैं, जिसके बाद 24 घंटे गैस फराहम नहीं कर सकते। अमीर और गरीब का गैस का बिल अलग कर दिया है। साहिब सरोवत लोगों को गैस का बिल ज्यादा देना पड़ेगा। वफाकी वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा कि डीलर्स ने सस्ते पेट्रोल के हवाले से कुछ तजावीज़ दी हैं। वजारत पेट्रोलियम इसका जायजा लेकर ही सस्ते पेट्रोल की फराहमी के हवाले से कोई स्कीम तैयार करेगी। कराची में PSO हाउस में पेट्रोलियम डीलर्स और कराची चैम्बर्स में ताजरों और सनतकारों से खिताब और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रूस के साथ मामला बेहतर अंदाज में चल रहे हैं और रवा माह रूस से खाम तेल की दरामद का आगाज हो जाएगा। उनका कहना था कि गैस के मुल्की ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं और इस बरस भी मौसम सरमा में गैस की किल्लत का सामना रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि अवाम को अदालत उस्मा के हुक्म के बावजूद इंतखाब न करवाने के खतरे से आगाह करूंगा। इमरान खान ने मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि आज रात नमाज इशा के बाद चारों सूबों में 75 से ज़ायद मुकामात पर यौम तशक्कुर मना रहे हैं। PTI चेयरमैन ने कहा कि अदालत उस्मा आइन के साथ खड़ी है, अदलिया और नजरिया जरूरत को खत्म कर चुकी है। इमरान खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी की जानिब बिलाशुबा ये एक बड़ा कदम है। ये ग्रोह शिकस्त से बेहद खौफजदा है। हमें दस्तूर को बायादस्त रखने वाली अदलिया की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना होगा। PTI चेयरमैन ने मजीद कहा कि पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि हुक्मरान माफिया को शिकस्त का खौफ है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो इलेक्शन नहीं कराएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती कायम कर रही है। इसकी हिमायत और हिफाजत के लिए हमें खुद को सड़कों पर निकलने और पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करना होगा। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का मशावरती इजलास खत्म हो गया। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि इजलास में पीटीआई के इंतखाबी जलसों के शेड्यूल पर तफसीली मुशावरत हुई। अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए आईनी तरीकाकार भी गौर किया गया। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा कि पीडीएम आइन से बगावत की बात कर रही है। इमरान खान के खौफ से ये इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आइन भी तोड़ डालेंगे। पीडीएम के पास कोई बयानिया नहीं है। अदलिया मुखालिफ बयानिया बुरे तरीके से पिट चुका है। असद उमर ने मजीद कहा कि आज रात मुल्क के 75 शहरों में हकीकी आज़ादी का जश्न होगा। इमरान खान ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वाले वज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भेजने का ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि कबीना का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का एलामिया आइन से बगावत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वाले वज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। फैसला हर उस शख्स की जीत है जो आइन पर यकीन रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब आइन से इन्हिराफ है। इनका कहना था कि 12 घंटों की मोहलत दे रहा हूँ, वज़रा काबीना के फैसले से खुद को अलग करें वरना इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भेजेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अदालत ने मुश्किल वक्त में बेहतर फैसला दिया और नजरिया जरूरत नहीं बनी। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने नहीं कहा कि हम बाइकआउट करना चाहते हैं, सब दलाइल देना चाहते थे। 85 रुकनी काबीना का जुमा बाजार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकता। शहबाज हुकूमत नाअहली या अनारकी में से एक के लिए तैयार हो जाए। ये 100 प्याज भी खाएंगे, अदलिया का फैसला भी मानेंगे। अदलिया खून आइन के ताबे है, अवाम का नाम रियासत है। अदलिया का फैसला ना माना तो गली कूचे में बगावत होगी। शहबाज शरीफ सोच ले कि अदलिया का फैसला मानना है या तौहीन अदालत में नाअहल होकर राय बन जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और आईनी माहिर बैरिस्टर एहतजाज अहसन ने कहा है कि 90 दिन बाद निगरान हुकूमतें गैर कानूनी हो जाएंगी, फिर लोग इन्हें घरों से निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले से मुतल्लिक अपने एक हालिया बयान में एहतसास अहसन का कहना था कि हुकूमत के पास इस फैसले पर अमल दरामद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में अफसोस हुआ। एहतसास अहसन ने मजीद कहा कि लोग 90 दिन के बाद निगरान हुकूमतों को घरों और दफातर से निकालेंगे और इनकी गाड़ियां रोकेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पंजाब में इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं है, ये फैसला आइन के खिलाफ है। सीनियर कानूनदान का कहना था कि ये ना आइन में है ना कानून में कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे। इस फैसले को काबीना ही ने एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से फंडिंग के बाद भी पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहदे में मुश्किलात का सामना है। ज़राए वजारत खजाना का बताना है कि सऊदी अरब ने $2 अरब फंडिंग करने के बारे में जुबानी आगाह कर दिया है, जबकि पाकिस्तान को $3 अरब फंडिंग की जरूरत है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार 10 अप्रैल को अमेरिका जाने से पहले UAE की क़यादत से रब्ता करेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार एक दिन के लिए UAE में क़याम भी कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि IMF को मुख्तलिफ शोबों के लिए सालाना 900 अरब रुपए सब्सिडी पर ताहाल एतराज़ है। IMF शराय सूद में महंगाई के हिसाब से मजीद इजाफे के मुतालबे पर कायम है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF चाहता है कि महंगाई के तनासुब से शराय सूद मुकर्रर की जाए। IMF ने पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस का शॉर्टफॉल पूरा करने का भी मुतालबा कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गोस्त पाशा ने आलमी मालियाती इदारे के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे में तखीर का सब बता दिया है। कौमी असम्बली इजलास के में इजहार ख्याल करते हुए आयशा गोस्त पाशा ने कहा कि पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदे के बाद इक़दाम पर अमल नहीं किया। पिछली हुकूमत ने हमारी मुल्की साख को बहुत नुकसान पहुँचाया। आयशा गोस्त पाशा ने कहा कि हमें बहुत सारे एतमाद बहाली के इक़दाम लेने पड़े ताकि एतमाद बहाल हो सके।
اب IMF نے پچھلے معاہدوں سے متعدد اقدامات کروائے ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ہم نے تمام متعلقہ ایکشن لے لیے ہیں۔ IMF کہہ رہا ہے کہ ایکسٹرنل فنڈنگ ریکوائرمنٹس کا کچھ حصہ پورا کرنے پر کام کریں۔ سٹاف لیول معاہدے کے لیے یہ شرط ہے جس کے سبب دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ غوث پاشا نے مزید کہا کہ ہمارے دوست ممالک آگے آ رہے ہیں۔ چین اور سعودی عرب نے وعدہ کیا ہے یہ معاملات آگے بڑھیں گے تو سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو جنوبی ایشیا کے 8 ممالک میں سب سے مہنگا ملک قرار دے دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجودہ مالی سال کے دوران مہنگائی کی اوسط شرح 27.5% رہے گی۔ ADB کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنوبی ایشیا میں سری لنکا 24.4% کے ساتھ مہنگائی کے اعتبار سے دوسرے، جبکہ افغانستان 13.8% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ جنوبی ایشیا میں چوتھا مہنگا ملک بنگلہ دیش ہے، جہاں مہنگائی کی شرح 8.7%، جبکہ بھارت میں رواں سال مہنگائی کی شرح 5% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیپال میں مہنگائی 7.4%، بھوٹان میں 5.5% اور مالدیپ میں 4.5% رہے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے رواں مالی سال پاکستان میں معاشی شرح نمو 0.6% رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پاکستان ایران بارڈر پر بازارچہ تجارت کے لیے تیار۔ پاک ایران بارڈر بازارچے پر باقاعدہ کام 7 اپریل کو شروع ہو جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے چیئرمین FBR نے ملاقات کی۔ چیئرمین سینٹ نے FBR کی جانب بازارچے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور تاجروں کے تحفظ کے لیے ایسے منصوبے ناگزیر ہیں۔ تافتان کے قریب بازارچے کا قیام تمام سٹیک ہولڈرز کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ بازارچے کے قیام کے لیے آرمی چیف اور نیشنل لاجسٹکس سیل کی کاوشیں بھی لائق تحسین ہے۔ بازارچے کے قیام سے مقامی تاجروں کو سہولت اور بارڈر ٹریڈ بہتر ہوگی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جلد FBR ٹیم کے ہمراہ بازارچے بارڈر کا دورہ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی اور PTI رہنما نجیب اللہ خان پر عیسیٰ خیل میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ عیسیٰ خیل کے نواحی علاقے ناصری والا میں نامعلوم افراد نے نجیب اللہ کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے نجیب اللہ خان سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو DHQ اسپتال میاں والی منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد تھانہ چاپری پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ PTI نے کارکن علی بلال عرف ضلع شاہ قتل اور جلاؤ گراؤ سمیت 10 مقدمات کی تحقیقات کے لیے قائم JIT کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور فواد چودھری سمیت 11 نامزد PTI رہنماؤں نے پنجاب حکومت کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو چیلنج کیا۔ درخواست میں پنجاب حکومت اور صوبائی وزارت داخلہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ PTI کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس نے عمران خان سمیت 11 رہنماؤں کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد 10 مقدمہ درج کیے ہیں۔ JIT میں کن مقدمات کی تحقیقات ہو رہی ہیں، مکمل تفصیلات سے لا علم ہے۔ ہمارے پاس ضلع شاہ قتل سمیت دیگر مقدمات کے تمام شواہد، ثبوت اور گواہ موجود ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف 121 مقدمات کے اخراج کے لیے درخواست میں مقدمات کی مصدقہ نقول فراہم کرنے سمیت اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ نے اعتراضی درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کے خلاف سیاسی دباؤ پر 121 جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کیس کے شواہد پر سوالات اٹھا دیے۔ عدالت کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی رقم جرم کی رقم ہے۔ FIR میں لگائے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے تعلق ہی نہیں۔
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमान पार पुलिस तशद्दुद और जलाओ घिराव केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की जानिब से पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत 13 अप्रैल तक मंजूर की गई। दोनों मुलजमान की जमानतें 1-1 लाख रुपए के वचलके के इवज मंजूर हुई। हमाद अजहर और फवाद चौधरी के वकला ने दोबारा जमानतें दायर की। साबिक वजीर आजम इमरान खान और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ की कल एक ही दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद होगी। इमरान खान कल 8 केसों में अबूरी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान के केसों की समाअत 1 बजे मुकर्रर है। मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पार्किंग में लॉयर्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद बार कौंसिल की दावत पर वकला कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाते हुए चूंग में पतंगबाजी जारी। करमानी रोड कुरैशी यूनिवर्सिटी कब्बो कॉलोनी और थाना चूंग के इलाके में पतंगबाजी जारी। थाना चूंग के अहन ऊपर पतंगबाजी बेखौफ और खतर जारी है। पतंगबाजी से कई अमवात वाक़या हो चुकी हैं। पुलिस स्टेशन चूंग के तरफ से भी अभी तक किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि हुकूमत अहकामात हवा में उड़ाते हुए चूंग में पतंगबाजी जारी। करमानी रोड करशी यूनिवर्सिटी कम्बो कॉलोनी और थाना चूंग के इलाके में पतंगबाजी जारी। थाना चूंग के ऐन ऊपर पतंगबाजी बेखौफ और खतर जारी है। पतंगबाजी से कई अमवात वाक़या भी हो चुकी है। लाहौर में मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ जिले इंतजामिया ने घेरा तंग कर दिया। डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने कार्रवाइयों में तेजी कर दी। यकम रमजान मुबारक से अब तक 17,665 पॉइंट्स की चेकिंग की गई है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर में मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया ने घेरा तंग कर दिया है। डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने कार्रवाइयों में तेजी कर दी। यकम रमजान मुबारक से अब तक 17,665 पॉइंट्स की चेकिंग की गई है। इसी हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि लाहौर में मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया ने घेरा तंग कर दिया है। डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने कार्रवाइयों में तेजी कर दी। यकम रमजान मुबारक से अब तक 17,665 पॉइंट्स की चेकिंग की गई है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर जनाब सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई पेश रफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सरबराह पाक फजाइया ने पाक फजाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के वसी मनसूबे पर रोशनी डाली। इत्तहादी ममालिक से स्मार्ट एक्विजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और ट्रेनिंग के असर नौ तश्कील के मुख्तलिफ मनसूबों का भी जिक्र किया। एयर चीफ ने दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन अस्करी ताउन और तरबियती शोबे में पहले से मौजूद दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के पुख्ता अज़म का इयादा किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने मजबूत सफारती, इक्तसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, जो इलाका यमन, सलामती और इस्तेहकाम से मुतल्लिक तमाम अहम अमूर में हम आहंगी पर मबनी है। ईरानी काम ने मजीद कहा कि मैदान में की जाने वाली गैर मामूली पेश रफ्त को सराहा और पाक फजाइया के अहलकारों की पेशा वराना महारत की तारीफ की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहीद अहमद मुबीन पुलिस लाइंस पनामा का दौरा। दरबार में ट्रैफिक वार्डन से खिताब किया। कहा महकमाना तरक्की के लिए 15 अप्रैल को ए लिस्ट जबकि 23 अप्रैल को बी लिस्ट का इम्तिहान होगा। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल ट्रैफिक वार्डनर्स और दीगर ट्रैफिक स्टाफ को रवा हफ्ते 75 लाख के इनाम दिए जाएंगे। आईजी पंजाब ने कहा कि गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलाने के लिए तैयार करदा ऐप खसूसी किरदार अदा करेगी। इस ऐप में गुमशुदा बच्चों के एड्रेसेस, वालिदा का DNA सैंपल समेत दीगर मुफीद शवाहिद का डाटा मौजूद होगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि शहरात पर खिदमात से रंजाम ट्रैफिक वार्डन्स फील्ड में पंजाब पुलिस का हकीकी चेहरा है। तमाम वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी और शहरियों की खिदमत और हिफाजत का फरीजा पूरी ईमानदारी के साथ सरअंजाम दे।
ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائرڈ ملک لیاقت کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا مزید تنگ. سی آئی اے کوتوالی کی ماہ فروری اور مارچ کے مہینے کی کارکردگی کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا. فروری اور مارچ کے دوران 10 گینگ گرفتار کیے گئے. 29 کس گینگ ملزمان کے دوران تفتیش انکشاف پر 149 مقدمات میں چالان کیے. سی آئی اے کوتوالی نے ملزمان سے 33 لاکھ سے زائد نقدی برآمد کی. شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے. ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ولی کا ڈی ایس پی سی آئی اے کوتوالی اور اس کی ٹیم کو شاباش اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان. بھارتی ریاست بہار میں انتہا پسند ہندوؤں نے 110 سال پرانے مدرسے اور اس سے منسلک لائبریری کو آگ لگا دی. بھارتی میڈیا کے مطابق ملک میں رام نوامی ریلیوں کے دوران تشدد اور فسادات کے کئی واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک واقعے میں 1000 سے زائد جنوبی ہندوتوا کے شرپسندوں نے مدرسہ عزیزیہ میں دھاوا بول دیا. حملہ آور جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے اور مدرسے کے محافظ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مدرسے میں داخل ہو گئے. توڑ پھوڑ کی اور جاتے ہوئے پیٹرول بم پھینک گئے، جس سے مدرسے اور لائبریری کو آگ لگ گئی. 110 سال قدیم ہونے کی وجہ سے اس مدرسے کو تاریخی اہمیت بھی حاصل تھی. تاریخی مدرسے میں جنونی ہندوؤں کی دہشت گردی پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. چین نے متنازعہ اروناچل پردیش کی 11 جگہوں کے نام تبدیل کر دیے. امریکی سینٹ کی جانب سے اروناچل پردیش کے متنازع علاقے پر بھارتی حق تسلیم کرنے کے جواب میں یہ اقدام کیا گیا. تبدیل کیے گئے ناموں میں 2 زمینی مقامات، 2 شہر، 5 چوٹیاں اور 2 دریاؤں کے نام شامل ہیں. چینی حکومت نے اروناچل پردیش کو جنوبی تبت کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس علاقے کا نام زنگنان رکھ دیا ہے. 2017 اور 2021 میں بھی جارحانہ بھارتی اقدام کے جواب میں چین اروناچل پردیش کے علاقوں کے نام تبدیل کر چکا ہے. اب تک چین اروناچل پردیش کے 33 مقامات کا نام تبدیل کر چکا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.